वेलकम बैक। हाय, मैं हूँ सार्थक सिंह और इस डिजिटल प्लेटफॉर्म के थ्रू हम पढ़ रहे हैं फिजिक्स फॉर क्लास 12। होपफुली आप सभी लोग मेरे साथ लेक्चर 1 में थे और जो लोग भी यहाँ नए आए हैं प्लीज़ जाके लेक्चर 1 पहले अटेंड करें। वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वहाँ से वीडियो देख सकते हैं। एक और ज़रूरी बात आप सभी लोगों के लिए, जैसा कि मैं इस लेक्चर के थ्रू, इस वीडियो के थ्रू क्लासेज ले रहा हूँ, इसके अलावा भी आप लोग को क्वेश्चंस और इवन नोट्स की ज़रूरत पड़ेगी। तो उसके लिए मैंने एक टेलीग्राम पे चैनल बनाया, वहाँ पे आप ज्वाइन कर सकते हैं मुझे, और वहाँ आपको हर एक चैप्टर के नोट्स और क्वेश्चन प्रैक्टिस करने के लिए क्वेश्चन, इवन कुछ और भी अच्छे लेक्चर्स आपको वहाँ अवेलेबल हो जाएंगे। टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में वो भी मिल जाएगा आपको। हाँ, टेलीग्राम व्हाट्सएप जैसा ही होता है, जो लोग अभी नहीं यूज़ करते हैं आप लोग यूज़ कर सकते हो, पढ़ाई के लिए काफ़ी अच्छा ऐप है यूज़ करने के लिए। सो स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। हम लोग लेक्चर 1 हम लोग पढ़ रहे थे ऑप्टिक्स। थोड़ा सा फास्ट मोड पे रिकैप कर लेते हैं कि हमने क्या क्या पढ़ रखा। मैंने बताया था ऑप्टिक्स इज द स्टडी ऑफ लाइट के बारे में, लाइट की प्रॉपर्टीज, लाइट के बिहेवियर के बारे में हम लोग पढ़ रहे थे। मैंने बताया लाइट के बारे में बहुत बड़ी हिस्ट्री है, कई सारे साइंटिस्ट लोग इस पे काम करते आ चुके हैं। दो चीजें अभी भी हैं उस पर जो बात होती है लाइट की बिहेवियर के बारे में। पहला बोला जाता है कि लाइट इज अ पार्टिकल, दूसरा बोला जाता है लाइट इज अ वेव। इसी बेसिस पे ऑप्टिक्स को दो पार्ट में डिवाइड किया गया। पार्टिकल हम लोग पढ़ेंगे ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स या रे ऑप्टिक्स में, दूसरा वेव पढ़ेंगे हम लोग वेव ऑप्टिक्स में। ठीक, इसके अलावा इस चैप्टर में मैंने बताया था कि टोटल 4 मेन पॉइंट्स होंगे, 4 मेन हेडिंग्स होगी, जिसको लेके पूरा चैप्टर डिवाइडेड है। पहली बात होती है लाइट के दो खास प्रॉपर्टीज, पहला रिफ्लेक्शन, दूसरा रिफ्रैक्शन। रिफ्लेक्शन के साथ हम लोग पढ़ेंगे मिरर को और रिफ्रैक्शन के साथ पढ़ेंगे हम लोग लेंस को। इसके अलावा भी कुछ छोटे छोटे टॉपिक्स हैं जो इस चैप्टर में देखने को मिलेंगे। अभी तक हमने लाइट की प्रॉपर्टी पढ़ी, फिर उसके बाद हमने रिफ्लेक्शन पढ़ा। रिफ्लेक्शन क्या होता है? लाइट किसी सरफेस पे टकरा के रिबाउंड कर जाए सेम मीडियम में, इसे बोलते हैं रिफ्लेक्शन। इसके अलावा 2 लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन हमने पढ़ रखे। रिफ्लेक्शन के बाद हमने पढ़ा था प्लेन मिरर के बारे में। मिरर को मैंने डिवाइड किया था 2, एक प्लेन, दूसरा स्फेरिकल। स्फेरिकल में आया था कॉन्केव और कॉन्वेक्स। फिर उसके बाद हमने प्रॉपर्टीज पढ़नी शुरू की थी प्लेन मिरर की। 4 से 5 प्रॉपर्टी थी। पहली प्रॉपर्टी थी ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, इमेज डिस्टेंस बराबर होते हैं, ऑब्जेक्ट साइज, इमेज साइज बराबर होती है। तीसरी प्रॉपर्टी थोड़ी खास थी, लेटरल इन्वर्जन, लेफ्ट टू राइट कन्वर्जन। हाँ, घड़ी वाले सवाल जिसपे हम लोग कर रहे थे, एक सवाल मैंने होमवर्क भी दिया था आपको। फिर उसके बाद अगली प्रॉपर्टी थी ऑब्जेक्ट और इमेज को अगर हम एक लाइन से ज्वाइन कर दें तो वो मिरर के परपेंडिकुलर होती। और उसके अलावा एक और प्रॉपर्टी थी कि रियल ऑब्जेक्ट का इमेज कैसा बनता है? वर्चुअल, मतलब एक्चुअल में वहां पे कोई नहीं होता है। ये प्रॉपर्टी हमने पढ़ी थी प्लेन मिरर के बारे में। इसके अलावा भी मैंने आपको बताया था दूसरी बात, मोशन ऑफ मिरर। टोटल 4 केसेस मैंने बताया था, याद रखो। टोटल 4 केसेस, एक बार ऑब्जेक्ट हॉरिजेंटल मूव कर रहा था, एक बार वर्टिकल मूव कर रहा था, फिर मिरर को मूव कर रहा था हॉरिजेंटल, फिर वर्टिकल। 4 केस थे, चारों के रिजल्ट बहुत अच्छे से हमें पता है और इस पे बेस्ड कुछ सवाल भी हमने किए थे। हाँ, मैंने कुछ होमवर्क भी दिया था, इस पे भी एक वेक्टर वाला सवाल था। मैं पहले आपको आंसर बता देता हूं कि उन क्वेश्चन के आंसर क्या है। घड़ी वाली प्रॉब्लम थी जिसमें मैंने बोला था कि घड़ी में 12:15 हो रहे हैं, तो इमेज में कितना दिखाई देगा? सही आंसर है 11:45। हाँ, कुछ लोगों ने बिल्कुल सही जवाब दिया था मेरे को, और 11:45 इस करेक्ट आंसर। सोचने का मैंने बताया था, AM PM वाला लॉजिक मैंने दे रखा था। इसके अलावा आप ऐसे भी देख सकते हो कि 12 और 24 घंटे वाला भी क्लॉक सिस्टम होता है, तो इसे आप 24 से भी घटा सकते हो, या फिर 12:15 को हम ये भी तो बोल सकते हैं कि 0:15 AM PM कॉन्सेप्ट। ठीक है, ये था पहला सवाल। दूसरा सवाल था वेक्टर वाला, और वेक्टर वाले का आंसर आ रहा है -7i कैप और 4j कैप। मतलब जो इमेज होगा x डायरेक्शन में 7 की स्पीड से जाएगा, माइनस x डायरेक्शन में, और y डायरेक्शन में 4 की स्पीड से जाएगा। ये सही आंसर है, आप लोग चेक कर सकते हो। सारे कैसे सॉल्व करने हैं ये मैंने बता रखा है। इसको सॉल्व करने के लिए हर किसी को इंडिविजुअल, चारों प्रॉपर्टीज को इंडिविजुअल चेक करेंगे, फिर वेक्टर है, सम करेंगे, आंसर मिल जाएगा हम लोग को। होपफुली यहां तक सब लोग मेरे साथ हैं। स्टार्ट करते हैं आज का, बिल्कुल फ्रेश नहीं है, मतलब पिछले लेक्चर का कंटिन्यू करते हैं। लेक्चर 2 फॉर ऑप्टिक्स। पढ़ना क्या है ये थोड़ा सा मैं आपको बता दूं कि आज हम लोग क्या चीजें देखने वाले हैं। लास्ट टाइम मैंने प्लेन मिरर के बारे में इंट्रोडक्शन दे दिया था। प्लेन मिरर होता क्या है, उसकी प्रॉपर्टीज, 5 प्रॉपर्टी हमने पढ़ रखी है। फिर उसके बाद मैंने बताया था मोशन ऑफ मिरर,
4 केसेस वो भी देख चुके। इसके अलावा प्लेन मिरर में और भी कुछ चीजें हम लोग को समझनी होती हैं, जैसे अभी हम लोग पढ़ने वाले हैं फील्ड ऑफ व्यू। फील्ड ऑफ व्यू एक कॉन्सेप्ट होता है, एक टॉपिक है जो पढ़ना हमें। फिर हम लोग पढ़ेंगे प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी, प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी। फिर पढ़ेंगे हम लोग डेविएशन, डेविएशन नहीं लिखा मैंने, डेविएशन भी हम लोग को पढ़ना है। फिर हम लोग पढ़ेंगे रोटेशन ऑफ मिरर। फिर लास्ट में कैलकुलेट करना सीखेंगे नंबर ऑफ इमेज। इस तरीके से अपना प्लेन मिरर खत्म होगा। फिर हम लोग आएंगे स्फेरिकल मिरर पे। स्टार्ट करते हैं। यहां पे मैंने छोड़ रखा है एक टॉपिक, बीच में कर लेंगे, डेविएशन। डेविएशन भी एक जरूरी चीज है, वो हमें समझना है, ठीक है। कर लेंगे इसको हम लोग। स्टार्ट करते हैं। आज का पहला टॉपिक जो है, ये पहला, ये 2 हो चुके हैं। हमें पढ़ना फील्ड ऑफ व्यू। फील्ड ऑफ व्यू के बारे में पढ़ना है। सबसे पहले थोड़ा फील कर लेते हैं फील्ड ऑफ व्यू का मतलब क्या होता है। फील्ड ऑफ व्यू को बोला जाता है कि वो स्पेस, वो रीजन जहां पे हम किसी ऑब्जेक्ट या फिर इमेज को देख सकते हैं। पहले जनरल बात कर लेते हैं फील्ड ऑफ व्यू का मतलब क्या है। सपोज जैसे कि मैं खड़ा हूं और मैं अपनी आंखों से आसपास की इस रेंज से लेके इस रेंज तक, यहां तक मैं पूरा देख पाता हूं, तो ये पूरा रेंज, इस एरिया का जो रेंज आता है उसे बोलूंगा मैं फील्ड ऑफ व्यू। ये मेरी आंखों का फील्ड ऑफ व्यू है। इसके अलावा अगर मैं एक आंख बंद कर लूं, ये आंख बंद कर लूं, तो इस आंख से मैं यहां से लेके यहां तक देख पाता हूं। नॉर्मली हमारी एक आंख का फील्ड ऑफ व्यू होता है 120 डिग्री, 120 डिग्री, मतलब 120 डिग्री एंगल के बीच में जो भी ऑब्जेक्ट सामने आएगा उसे मैं देख सकता हूं। इसके अलावा जैसे यहां से अगर कोई ऑब्जेक्ट इस साइड रखा है तो ये मेरे फील्ड ऑफ व्यू से बाहर चला गया। कोई ऑब्जेक्ट इस साइड रखा है तो मेरी फील्ड ऑफ व्यू से बाहर चला गया। ये होता फील्ड ऑफ व्यू का मतलब। डेफिनेशन की बात करें तो रीजन और स्पेस फ्रॉम वेयर ऑब्जेक्ट एंड इमेज कैन बी सीन। फिजिक्स में क्या मतलब होता है, थोड़ा रे डायग्राम के थ्रू हम लोग समझ लेते हैं कि फिजिक्स में फील्ड ऑफ व्यू का मतलब क्या होता है। हाँ, सपोज ये एक प्लेन मिरर है, ये एक प्लेन मिरर है और यहाँ पे एक है ऑब्जर्वर, ओ फॉर ऑब्जर्वर। यहाँ पे एक ऑब्जर्वर है और इस ऑब्जर्वर का इस मिरर के रिस्पेक्ट में फील्ड ऑफ व्यू क्या होगा, क्या कौन सा रीजन होगा फील्ड ऑफ व्यू, वो हम लोग समझते हैं। तो फील्ड ऑफ व्यू के लिए हम लोग सबसे पहले ध्यान देंगे एजेस पे, कोने पे, ठीक है। तो अगर कोई ऑब्जेक्ट यहां रखा हुआ है, बाहर कहीं भी रखा हुआ है, वो यहां से उसकी रेज यहां से निकले, इसके एंड पॉइंट तक जाए और टकरा के फिर ऑब्जर्वर तक पहुंचे। ये लाइट रे गई, इंसिडेंट हुई और ऑब्जर्वर की आंखों तक पहुंच गई इस रीजन से, ठीक है। बिल्कुल एंड पॉइंट मैंने लिया। उसी तरीके से ऊपर भी कोई ऑब्जेक्ट हो, वहां से रे निकले, ऑब्जेक्ट हो वहां से रे निकले और इंसिडेंट होने के बाद ऑब्जर्वर तक पहुंचे। ये इंसिडेंट हुई और ये ऑब्जर्वर तक पहुंची। मैं क्या बना रहा हूं, क्या कह रहा हूं, इसका मतलब बहुत क्लियरली अभी हम लोग समझते हैं। तो देखो, कहने का मतलब यहां से कोई ऑब्जेक्ट हो, उससे लाइट निकले, मिरर के एंड पे टकराए और फिर ऑब्जर्वर तक पहुंचे। यहां से भी कोई ऑब्जेक्ट हो, उससे लाइट निकले, मिरर के एंड पे टकराए, फिर ऑब्जर्वर तक पहुंचे। तो इस रीजन में, ये जो रीजन है, इस रीजन में कोई भी अगर ऑब्जेक्ट होगा तो ये बोला जाता है कि इस ऑब्जर्वर का है ये फील्ड ऑफ व्यू। मतलब कि यहां पे कहीं भी कोई ऑब्जेक्ट होगा तो उसको ये मिरर के थ्रू देख सकता है। लेकिन अगर कोई ऑब्जेक्ट यहां रख दिया, मैंने कहां रख दिया, यहां रख दिया, तो ये फील्ड ऑफ व्यू से बाहर हो गया, ये फील्ड ऑफ व्यू से बाहर हो गया और इसे हमारा ऑब्जर्वर नहीं देख पाएगा, ठीक है। एक सिंपल केस है। इसके अलावा भी कुछ केसेस हैं, जैसे कि अगर मैं ऑब्जर्वर को यहां रख दूं, ये मिरर है हमारा, ऑब्जर्वर पहले सामने था, मैं ऑब्जर्वर को यहां पे एंड पे रख दूं, ठीक है, मिरर के बिल्कुल यहां पे रख दूं एक एंड से, तो इसका फील्ड ऑफ व्यू हम लोग कैसे ड्रॉ करेंगे वो देख लेते हैं। मैंने क्या बताया कि मिरर के एंड से, दोनों एंड से हम लोग देखते हैं कि मिरर के एंड से लाइट कहां से रे हम लोग खींच सकते हैं, रे डायग्राम कहां से बना सकते हैं। तो पहले ऊपर टॉप एंड से देखें, रेड पेन यूज कर लूं, टॉप एंड से देखें तो यहां से लाइट आएगी, टकरा के वापस इसी पाथ पे चली जाएगी। ये लाइट आएगी और टकरा के वापस इसी पाथ पे चली जाएगी। लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन फॉलो हो रहा है। दूसरी तरफ कोई यहां से ऑब्जेक्ट से लाइट निकलेगी, टकराने के बाद ऑब्जर्वर तक पहुंचेगी, टकराने के बाद ऑब्जर्वर तक, यहां से लाइट गई, इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्ट होने के बाद ऑब्जर्वर तक पहुंची और ये है टॉप एंड का, ये ऊपर से लाइट।
तो यहां पे ये जो रीजन है, ये जो स्पेस है, ये हुआ इस ऑब्जर्वर का फील्ड ऑफ व्यू। मतलब यहां पे कोई ऑब्जेक्ट हो, यहां पे आगे तक कहीं भी ऑब्जेक्ट हो वो फील्ड ऑफ व्यू में आएगा। यहां पे हो जाए, यहां पे हो जाए तो वो फील्ड ऑफ व्यू से बाहर चला जाएगा। एक और केस देख लेते हैं। मेरे से पहले आपको इसका रे डायग्राम बनाना है और बताना है कि फील्ड ऑफ व्यू इसका कहां होगा। ये हटाता हूं मैं। ऑब्जर्वर पहले सामने था, फिर कोने पे कर दिया, मिरर से ऊपर रख देते हैं, यहां पे रख दिया ऑब्जर्वर को। क्या यहां पे भी इसका कुछ फील्ड ऑफ व्यू होगा? मतलब मिरर की मदद से किसी ऑब्जेक्ट या इमेज को ये देख पाएगा। हाँ, इसका भी फील्ड ऑफ व्यू होगा। सोचना कैसे? मैंने बताया कि हमें मिरर के दोनों एंड से देखना होता है। अगर कोई लाइट रे यहां पे टकरा के, मतलब कहीं से आए, यहां पे टकराए, ऑब्जर्वर तक पहुंचे। हाँ, हो सकता है ना, यहां से लाइट रे आई, टकराई, ऑब्जर्वर तक पहुंची, ये आई और टकराने के बाद ऑब्जर्वर तक पहुंची। वैसे ही दूसरे एंड पे यहां से कोई लाइट आए, टकराए और ऑब्जर्वर तक पहुंचे, ऑब्जर्वर तक पहुंचे, तो ये वाला रीजन, ये वाला जो रीजन है, ये मिलेगा मुझे इस केस का फील्ड ऑफ व्यू। इस रीजन में मिलेगा फील्ड ऑफ व्यू। होपफुली फील्ड ऑफ व्यू होता क्या है, ये फील आया आपको, और उसके अलावा आपको समझ में आया कि फील्ड ऑफ व्यू के लिए रे डायग्राम कैसे हम लोग बनाएंगे। इसका आगे चल के कुछ एप्लीकेशन भी आएगा, आगे के सवालों में हम लोग इसको और डिटेल में समझेंगे। और अब हम समझते हैं प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी का मतलब। रिवर्स वर्ड हमने सुन रखा है। रिवर्स मतलब कोई चीज जाए और वापस आ जाए, किसी चीज को वापस आना ही बोला जाता है रिवर्स। तो लाइट भी कभी कभी अपने रास्ते पे वापस आ जाती है और इसी चीज को बोलते हैं रिवर्सिबिलिटी। कब होगा? उसके लिए जरूरी कंडीशन होता है। अगर कोई भी मिरर है, अगर हमारे पास कोई भी मिरर है, लाइट इस पे आए, टकराए परपेंडिकुलर, कैसे? परपेंडिकुलर यानी 90 डिग्री पे, तो ये लाइट जिस रास्ते पे जाएगी उसी रास्ते पे टकरा के वापस आ जाएगी। जिस रास्ते पे जाएगी उसी रास्ते पे टकरा के वापस आ जाएगी। और कंडीशन क्या है इसके लिए? ये परपेंडिकुलर टकराएगी, किसी भी मिरर से परपेंडिकुलर टकराएगी। जरूरी नहीं है कि ये प्लेन मिरर ही हो, ये कॉनकेव, कॉन्वेक्स, स्फेरिकल मिरर भी हो सकता है, इवन किसी भी टाइप का मिरर हो सकता है। बस जरूरी क्या, ये परपेंडिकुलर जाए और परपेंडिकुलर टकरा के वापस आ जाए, 90 डिग्री पे इससे इंसिडेंट हो, दैट्स इट। ठीक है, ये हुआ मतलब रिवर्सिबिलिटी का। ठीक, रिवर्सिबिलिटी को एक और टर्म यूज किया जाता है, इसको क्वेश्चन में बोलता है कि लाइट विल रिट्रेस इट्स पाथ। अगर इसको डिफाइन करना चाहें तो हम लोग बोल सकते हैं व्हेन लाइट रिट्रेसेस इट्स पाथ देन इट्स नोन एज रिवर्सिबिलिटी ऑफ लाइट। सवाल भी बनते हैं इस पे, कैसे बनते हैं एक सवाल करके देखते हैं। दो मिरर है हमारे पास, एक दूसरे से जुड़े हुए, ये एक दूसरे से इंक्लाइंड है और इनके बीच में एंगल है कुछ थीटा। इसको नाम दो M1 मिरर और इसको नाम दो M2 मिरर। ठीक, क्वेश्चन है, पहले मैं लैंग्वेज बोल रहा हूं, आप सुनते रहना, फिर हम लोग उसका रे डायग्राम बनाएंगे। ठीक है, रे डायग्राम बनाएंगे, फिर इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। मैं चाहूंगा मेरे साथ साथ पहले आप भी सॉल्व करो और चेक करो कि आप सॉल्व कर पा रहे हो क्या। क्वेश्चन है कि एक लाइट रे आ रही है पैरेलल टू M1, एक लाइट रे आ रही है पैरेलल टू M1, M2 से टकरा रही है और फिर M2 से टकरा रही है और फिर M1 से टकरा रही है, फिर उसके बाद अपने रास्ते पे वापस चली जा रही है, अपने रास्ते पे वापस चली जा रही है, या फिर बोले रिट्रेस कर रही है अपने पाथ को, रिवर्स चली जा रही है। क्वेश्चन सुन लिया आपने, रे डायग्राम बनाते हैं। लाइट कैसे आ रही है? पैरेलल टू M1। ठीक है, ड्रॉ करते हैं। ये रहा M1 के पैरेलल एक लाइट आई, ठीक, M2 से टकराई, ठीक है, फिर M2 से टकराई, फिर M1 से टकराई और फिर टकराने के बाद ये गई और फिर वापस इसी रास्ते से चली आई, वापस इसी रास्ते से रिट्रेस हो गया, वापस इसी रास्ते से वापस चला गया। ठीक है, तो ये इसका डायग्राम। और रिट्रेस हो रहा है मतलब यहां से रिट्रेस हुआ मतलब ये एंगल कितना बनेगा? 90 डिग्री। ये एंगल कितना बनेगा? 90 डिग्री। ये बात आपको कैच करनी थी। इस क्वेश्चन का ये कैच पॉइंट था कि रिट्रेस M1 से हुआ तो यहाँ पे एंगल कितना होगा? 90 डिग्री। क्वेश्चन क्या है? मुझे पूछा गया कि दोनों मिरर के बीच में एंगल थीटा कितना है, दोनों मिरर के बीच में एंगल थीटा कितना है। सॉल्व करो जल्दी से, फिर मैं भी बताता हूं आपको इस क्वेश्चन का आंसर। होपफुली आप अटेम्प्ट कर रहे हो इसको। पहले देखते हैं, चैप्टर का नाम है अपना ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स। ज्योमेट्री यूज करनी हम लोग को इस चैप्टर में कई बार, ट्रायंगल, स्क्वायर, इन सब की प्रॉपर्टीज, सर्कल की प्रॉपर्टी हम लोग को कई बार यहाँ इस चैप्टर में यूज करनी पड़ेंगी। ठीक है, यहाँ पे देखो
ये लाइट रे पैरेलल है M1 के, M1 से ये लाइट रे पैरेलल, तो M1 ये जितना एंगल थीटा बना रहा है उतना ही एंगल ये भी होगा थीटा। पहली बात समझ में आई। दूसरी बात, यहां पे लाइट रिफ्लेक्ट हुई है, मतलब ये अगर कुछ आई एंगल है तो ये भी होगा आई एंगल। आर बोले या आई बोले दोनों बराबर होते हैं लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन के हिसाब से। देख के बताओ, ये एंगल थीटा तो ये एंगल भी कितना होगा थीटा। कई तरीके से बता सकते हैं इस बात को, तो यहां से सिमिलरिटी से भी ये एंगल थीटा तो ये एंगल थीटा सिमिलरिटी से बता सकते हैं। नहीं तो एक तरीका और भी, ये थीटा तो ये कितना हुआ 90 माइनस थीटा, ये कितना हुआ 90 माइनस थीटा, और ये है परपेंडिकुलर तो इसको माइनस करेंगे तो ये मिल जाएगा मुझे थीटा। बात समझ में आई। ट्रायंगल दिखा आपको, ट्रायंगल, हाँ है ना ट्रायंगल, ये एक ट्रायंगल है और इसका एक एंगल थीटा, दूसरा भी एंगल थीटा और तीसरा एंगल 90 डिग्री। एंगल के ट्रायंगल के तीनों एंगल का सम कितना होता है 180। हाँ तो मैं तीनों एंगल को सम करूं, थीटा प्लस 90 एंड इट कम्स आउट टू बी 180। ट्रायंगल की प्रॉपर्टी भाई, 90 को उधर ले जाओ, 2 थीटा इक्वल्स टू 90, थीटा कम्स आउट टू बी 45 डिग्री। समझ गए? बहुत आसान सवाल था, बेसिक सा था। इसको और आगे हम लोग यूज करेंगे। अभी हमने मतलब समझा कि रिवर्सिबिलिटी का मतलब क्या होता है। अगली चीज हम लोग पहले पढ़ लेते हैं डेविएशन का मतलब। यहां पे लिखा नहीं है मैंने, हम लोग पढ़ेंगे डेविएशन का मतलब। डेविएशन बहुत आसान सा वर्ड है, बहुत कॉमन सा वर्ड है। पहले समझते हैं डेविएशन का मतलब क्या होता है। सपोज करो एक ये मिरर है, प्लेन मिरर, ये यहां से कोई लाइट आई, टकरा के चली गई, ये रही इंसिडेंट रे, ये रही रिफ्लेक्टेड रे, ठीक है। तो डेविएशन का मतलब क्या होता है कि लाइट अपने ओरिजिनल रास्ते से, जो इसका ओरिजिनल पाथ था वहां से कितना बेंड कर गई, ओरिजिनल पाथ था वहां से कितना बेंड कर गई, यही होता है हमारा डेविएशन। ओरिजिनल पाथ था क्या, ये जा रहा था, इसको थोड़ा एक्सटेंड करें हम लोग, तो ये है इसका ओरिजिनल पाथ, और इस ओरिजिनल पाथ से ये यहां तक बेंड कर गया, ये यहां तक बेंड कर गया, और जितना एंगल यहां से बेंड किया इसी को बोलते हैं डेविएशन। सिंबल होता है डेल्टा, डेल्टा से हम लोग डिनोट करते हैं डेविएशन को। ये बात समझ में आई। डेविएशन होता कैसे, कितना है, निकालते कैसे, इसको भी देख लेते हैं। यहाँ पे लाइट जब रिफ्लेक्ट हुई तो मान लो ये एंगल आई, तो ये एंगल होगा आर, और आई और आर बराबर है तो दोनों को अभी आई लिखते हैं, ठीक है। डेल्टा कैलकुलेट करना है, डेविएशन कैलकुलेट करना है। डेविएशन के लिए क्या करना है, मैं आपसे पूछूं, एक ये लाइन पूरी, ये लाइन, ये पूरा एंगल यहां से लेके यहां तक, एक लाइन कितना एंगल क्रिएट करती है, ये लाइन पूरा यहां से लेके यहां तक कितना एंगल क्रिएट करती है 180। हाँ ये पूरा सर्कल घुमा दो तो 360 होता है, लेकिन ये आधा सर्कल के लिए होता है 180। 180 में से ये वाला एंगल, ये प्लस ए, ये मतलब 180 में से ये एंगल माइनस कर दो तो मुझे क्या मिलेगा, ये वाला। तो 180 माइनस 2i या 2r रखना चाहो या थीटा रखना चाहो, जो भी है, ये मिलता है मुझे डेविएशन। डेविएशन का मतलब समझ में आया। ये अभी हम लोग रिफ्लेक्शन में पढ़ रहे हैं, रिफ्रैक्शन में भी डेविएशन होता है, वहां भी हम फिर से इस टर्म को यूज करेंगे, और ये डेविएशन वाला वर्ड आगे भी हम लोग को काम आने वाला है, ठीक है। एक सवाल कर लेते हैं डेविएशन पे भी। क्वेश्चन फिर से मिरर लाते हैं, दो मिरर M1 M2, इसका नाम दिया M1, इसको नाम दिया M2। क्वेश्चन में बोला गया, पहले क्वेश्चन आप देखो, थीटा डिग्री, फिर से कुछ लैंग्वेज बोल रहा हूं। एक लाइट रे फिर से आएगी पैरेलल टू M1, लाइट रे पैरेलल टू M1, इंसिडेंट ऑन M2, इस पे टकराएगी, फिर इंसिडेंट ऑन M1, और फिर इसके बाद हॉरिजेंटल निकल जाएगी, इसके बाद हॉरिजेंटल होके निकल जाएगी। फिर से पूछा गया मुझसे, पहला पूछा जाएगा थीटा बताओ, फिर दूसरा पूछा जाएगा लाइट ने कितना डिग्री डेविएशन शो किया, कितने एंगल से ये मुड़ गई, ये बात भी हमें इस पार्ट में बताना है। सॉल्व करते हैं। डायग्राम बना ले पहले। M1 के पैरेलल लाइट भेजो, ये रहा M1 के पैरेलल लाइट, ठीक है। ये आई, M2 से टकराई, फिर M1 से टकराई, और टकराने के बाद ये बिल्कुल सीधा हॉरिजेंटल बिल्कुल सीधा निकल गई, ठीक है। ये आई, यहां टकराई, और टकराने के बाद बिल्कुल सीधा निकल गई। मुझे क्या बताना, ये थीटा और ये लाइट कितना डेविएट हो गई, कितने एंगल से डेविएट हो गई, ये पार्ट भी मुझे कैलकुलेट करना है।
चलिए क्वेश्चन समझ में आ गया, सॉल्व करना शुरू करो मेरे साथ, आप भी सॉल्व करते रहो। थीटा आप शायद कैलकुलेट कर सकते हो। थीटा जो लास्ट टाइम हमने जो रिवर्सिबिलिटी पे बेस्ड एक क्वेश्चन किया था, उसी तरीके से थीटा कैलकुलेट किया जा सकता है। यूज करना आपको ज्योमेट्री। सॉल्व कर रहा हूं मैं भी, देखो ये यूज किया था हमने, ये थीटा तो ये भी थीटा, वेरी गुड। तो ये भी थीटा बता चुके हम लोग, बात कर चुके हैं। इसके अलावा और कुछ पता है क्या? मैं लास्ट टाइम ये 90 डिग्री था, क्वेश्चन सॉल्व हो गया था, लेकिन इस बार नहीं है। कुछ सिमिलर दिख रहा होगा। ये एंगल और ये एंगल बराबर है, ये हॉरिजेंटल ये हॉरिजेंटल, बाकी ये लाइन कॉमन, तो ये थीटा तो ये भी थीटा, ये भी समझ में आता। अब यहां से थोड़ा नॉर्मल खींच लो, तो ये 90 माइनस थीटा, ये भी 90 माइनस थीटा, फिर ये कितना हुआ? ये भी थीटा। फिर से मिल गया ट्रायंगल मिल गया, और ट्रायंगल के तीनों एंगल मिल गए। बहुत अच्छी बात यह है कि ट्रायंगल के तीनों एंगल बराबर, थीटा थीटा थीटा, तो थीटा प्लस थीटा कितना? 180 डिग्री। थीटा कम्स आउट टू बी 60 डिग्री। पार्ट 1 सॉल्व। पहला पार्ट मेरा आंसर आ चुका है। दूसरा पार्ट आप ट्राई करते रहो कि कितने एंगल ये डेविएट हुआ है। देखो एक्चुअल में क्या था, थोड़ा मैं इसको क्लीन करूं। थीटा हो चुका है, इसको हटाता हूं मैं। ये लाइट यहां से आ रही थी, ये इसका ओरिजिनल पाथ था, मतलब ये था, यहां से पहले इतना मुड़ा, फिर ये यहां जा रहा था, फिर यहां से भी इतना मुड़ गया। मतलब पहले मुझे ये डेविएशन, फिर यहां से ये डेविएशन, दोनों निकालूंगा, फिर मुझे मिलेगा नेट डेविएशन। ठीक है, थोड़ा इसको मैं एक अलग डायग्राम से बनाऊंगा, तुरंत समझ में आ जाएगा कि मुझे कैलकुलेट क्या करना है। देखो लाइट की ओरिजिनल आने वाले रास्ता था ये, यहां से आया, ठीक है, यहां से पहले ऐसे मुड़ा, और फिर ऐसे मुड़ने के बाद ऐसे मुड़ गया, फाइनल ये है उसका रास्ता। ठीक है, आया इस एंगल पे और गया इस एंगल पे। मुझे कैलकुलेट क्या करना है, यहां से लेके यहां तक का जो एंगल है यही तो है हमारा डेविएशन, यहां से लेके यहां तक का जो एंगल है यही तो है हमारा डेविएशन। कर पाएंगे कैलकुलेट? थोड़ी सी ज्योमेट्री देखो, सिमिलरिटी देखो, तुरंत आंसर एक बार में दिख जाएगा। इसको थोड़ा सा एक्सटेंड करते हैं। देखो इस चैप्टर में ज्योमेट्री में हम लोग लाइन वगैरह एक्सटेंड हर जगह करते रहेंगे, और जैसे ही आप लाइन वगैरह एक्सटेंड करोगे तो कई सारे सवाल आपको साथ साथ देख के मिल जाएंगे उनके आंसर। तो यहाँ पे जैसे ही मैंने एक्सटेंड किया तो आपको ये चीज दिखी क्या? ये चीज, ये चीज, ये चीज, ये एंगल, तो ये भी कितना है? थीटा। थीटा भी कितना कैलकुलेट किया मैंने? 60। थीटा कितना कैलकुलेट किया? 60। तो एंगल ऑफ डेविएशन देखो कितना होगा, पहले यहां से लेके यहां तक, फिर यहां से लेके यहां तक, यहां से यहां कितना है? 180 प्लस ये कितना है? थीटा यानी 60। दिस इज आवर नेट डेविएशन इक्वल्स टू 240 डिग्री। 240 डिग्री। होपफुली समझ में आ गया। ये बात हो गई, अपनी डेविएशन की भी बात हो गई। ठीक है, आगे हम लोग को अब पढ़ना है, आगे हम लोग को पढ़ना है अभी 2 टॉपिक और हैं, रोटेशन ऑफ मिरर और नंबर ऑफ इमेज। अगले लेक्चर में करते हैं।